हेलो एंड वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिलैंड। मैट्रिक्स डिजिलैंड में आप सभी का स्वागत है। मैं देवव्रत, आपका पॉलिटी फैकल्टी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि आपको पता है कि ये चैप्टर कितना इम्पोर्टेंट है। इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये है कि इसमें जो आर्टिकल्स होते हैं ना, जो आर्टिकल्स इसमें हैं उससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इसीलिए हम क्या करेंगे कि इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स वाला जो चैप्टर है ना, ये थोड़ी सी लंबी होने वाली है आपके लिए, लेकिन पेशेंस मत हारिए। मैं आपको अच्छे से समझाता हुआ चलूँगा और आपका डाउट भी क्लियर करता हुआ चलूँगा, ताकि आपको पूरा आसानी से समझ में आ सके फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो बिना देरी किए चलिए हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन पॉलिटी। देखिए, फंडामेंटल राइट्स जो है ना, ये आपका तीसरे भाग में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आपका एक चीज़ यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब क्या है? बेसिक। ठीक है, मतलब बेसिक चीज़ें जो मतलब लोगों के लिए जो सुविधाएं हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन देती है कि आपका क्या है कि आप ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसा है। ठीक है, क्योंकि लोगों का, अगर आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और उनको फ्रीडम ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो डेमोक्रेटिक का कोई मतलब नहीं बनता। ओके, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिस्टेड द राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया वुड बी स्पेशली प्रोटेक्टेड एंड नोन एज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, सो वो स्पेशली प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसको कोई भी जाके मतलब मन मर्जी से चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ऐसी चीज़ है, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी लाई जाए तो इसको पूरी तरीके से बदला नहीं जा सकता। ठीक है, हालांकि थोड़ा बहुत चेंजेस कर दी जा सकती है, वो भी कुछ पार्ट्स में, हर पार्ट्स में नहीं, क्योंकि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। क्योंकि ये फंडामेंटल राइट जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर जो फंडामेंटल है, फंडामेंटल मतलब क्या है कि सेपरेटली लिस्टेड। ओके, से फंडामेंटल मीन्स सेपरेट लिस्टेड, उसको एक अलग तरीके से उसको लिस्ट आउट किया गया है और वो लोगों को दिया ही जाएगा। ठीक है, किसी भी चीज़ पर मतलब कोई भी रोक टोक नहीं रहेगा, वो दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है एंड मेड स्पेशल प्रोविजंस। ठीक है, ये एक तरीके का स्पेशल प्रोविजन होता है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, मतलब जो मौलिक अधिकार है ना, उसको ही बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स इन इंग्लिश। सो इसमें क्या होता है कि ये जो राइट्स है ना, ये आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स। अदर राइट्स मतलब कुछ लीगल राइट्स भी होते हैं। ठीक है, जो कि आपका जो बिल होता है या कुछ आपका जो रूल्स पारित हुए, तो उसको वो क्या होता है कि आपका लीगल राइट्स में जाता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स आपको मिलनी चाहिए एट एनी कॉस्ट, उसमें कोई भी मतलब ऐसा डाउट नहीं है कि हाँ मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। ओके, सो लीगल राइट्स में क्या होगा कि आपका लीगल राइट्स लीगली जो प्रोसीजर होगा, या फिर लीगली उसको चेंज भी किया जा सकता है कि नहीं, अभी के लिए ये रूल है, बाद में उसको अमेंडमेंट कर दिया गया, अलग रूल लाया जा सकता है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ऐसा नहीं होता है। ओके, सो इसीलिए बोला गया है कि यहाँ पे इट इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर राइट्स। ओके, एंड ऑर्डिनरी लीगल राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड एनफोर्स्ड बाय ऑर्डिनरी लॉ। मैंने बताया आपको, ऑर्डिनरी लॉ मतलब वो लॉ को आपको क्या करता है कि अमेंडमेंट करते हैं, बदला जाता है बार बार। लेकिन जबकि फंडामेंटल जो राइट्स होता है ना, ये गारंटेड है। ठीक है, गारंटेड मतलब आपको मिलनी ही चाहिए 100%। एंड यहाँ पर क्या होता है कि आपको मन मर्जी से कोई आके उसको चेंज नहीं कर सकता है, ये स्पेशल प्रोविजन होती है। फिर क्या है कि ऑर्डिनरी राइट्स कैन बी चेंज एंड अमेंडेड बाय लेजिस्लेचर। मैंने बताया था आपको कि इसको लेजिस्लेचर में बदला जा सकता है, जो कि ऑर्डिनरी लॉज है। लेकिन फंडामेंटल लॉज को चेंज बाय अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के बाद ही आप जाके फंडामेंटल राइट्स को बदल सकते हैं। ठीक है, दैट इज द स्पेशल प्रोविजन। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि फंडामेंटल राइट्स में आप थोड़ा बहुत मतलब चेंजेस कर सकते हैं, वो भी पूरा माइनर लेवल का। ठीक है, ऐसा मेजरली आप कुछ चेंज नहीं कर सकते उसमें। क्योंकि आपको पता होगा कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, वो क्या था कि पहले आपका था जो फंडामेंटल राइट्स में था, उसको हटा दिया गया वहां से। ओके, सो इस तरीके का कुछ चीज़ें आप
कर सकते हैं, वरना आपको कोई ज़रूरत नहीं। नेक्स्ट क्या है कि जुडिशरी हैज़ द पावर्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी असाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स। ये तो आपको पता है, आपका अगर कहीं पे भी जो फंडामेंटल राइट्स का आपका हनन होता है तो फिर आप सीधा जाके सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ओके, सो फंडामेंटल राइट का कहीं पे हनन होता है तो लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए बोला गया है कि जुडिशियरी को डायरेक्टली ये पावर दिया गया है कि वो पूरा रिस्पॉन्सिबल बनेगा कि आपका अगर फंडामेंटल राइट का कहीं पे हनन हो रहा है तो आप जाके केस फाइल कर सकते हैं, और फिर जो जुडिशियरी सिस्टम है हमारे कंट्री के वो आपको न्याय दिलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जुडिशियरी इफ फाउंड एनी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट आइदर बाय एग्जीक्यूटिव और बाय लेजिस्लेचर equivalent to violation of the fundamental rights then can be declared as the act of illegal or restrict them। बताया था आपको ये, शायद मैंने पहले चैप्टर में बताया था कि जो आपका सुप्रीम कोर्ट होता है उसका राय भी सुप्रीम होता है। ओके, सो जब भी वो क्या करता है कि इस ऐसी चीज़ों पे मतलब कभी क्या होता है कि लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कुछ ऐसा रूल बना दिए जिससे कि क्या होता है कि आपका कोई भी फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है या फिर थोड़ा सा उसमें क्या होता है कि चेंजेस देखने को आपको मिल सकता है। सो ऑन दैट केस आपका जो लेजिस्लेचर है ना, लेजिस्लेचर उसमें क्या होगा, हस्तक्षेप करेगा, और वहां पे क्या होगा कि लेजिस्लेचर उस जो बिल है या रूल है जो भी है जो कि इस फंडामेंटल राइट की अगेंस्ट में है उसको क्या कर देगा कि वॉइड डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, मतलब वो पूरा इलीगल है, वॉइड है, जो भी आप मान सकते हैं। ओके, एंड लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव जो भी उसको बनाया होगा उसको भी नोटिस भेजेगा कि आप ये हटा दीजिए, ये जो रूल आप लाए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ओके, क्योंकि कोई भी ऐसा चीज नहीं है हमारे कंट्री में कि कॉन्स्टिट्यूशन में के अगेंस्ट जाए। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट मतलब पूरा कंट्री के अगेंस्ट जाना। ओके, नेक्स्ट क्या है कि हाउएवर फंडामेंटल राइट्स आर सम रेस्पॉन्सिबल रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है, उसमें थोड़ा सा मतलब रेस्पॉन्सिबल जो रेस्ट्रिक्शंस है, नहीं तो ज़्यादा कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। एंड फर्दरमोर द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स ऑफ इंश्योरिंग ऑल द सिटीजन इक्वालिटी लिबर्टी जस्टिस। ये मैं जब आपको प्रीएम्बल पढ़ा रहा था आपको पता है उसमें मैंने बोला था इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, ये सब चीज़ें जो है ना उसको ध्यान में रखते हुए ये फंडामेंटल राइट्स लाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि फंडामेंटल राइट्स आर वेरी एसेंशियल फॉर एवरीवन्स लाइफ। ये आपको पता है कि ये क्योंकि ये बेसिक जो फीचर है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, यह हर किसी को मिलना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर गड़बड़ी की तो लोगों के फ्रीडम में आप गड़बड़ी कर रहे हैं। ओके, फिर हमारा क्या है कि फंडामेंटल जो राइट्स है ना, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या क्या है जल्दी से देख लेते हैं। फंडामेंटल राइट्स में सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, फिर है राइट टू फ्रीडम, फिर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर है राइट फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर है आपका जो कल्चर एजुकेशन राइट्स जो है वो, फिर है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज। टोटल 6 आपका फंडामेंटल राइट्स है, और अभी हम ना पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि टोटल आर्टिकल 12 से 35 तक जो है ना ये पूरा का पूरा फंडामेंटल राइट्स है, जितने भी सारे 12 से 35 तक जितने भी सारे आर्टिकल्स है। लेकिन हम यहाँ पे सब आर्टिकल नहीं डिस्कशन करेंगे क्योंकि सब आर्टिकल अगर डिस्कशन करेंगे तो वो फिर आपका हो गया पूरा, मतलब आप क्या कर रहे हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन रट रहे हैं जैसे हो गया। लेकिन हमारा इतना सब जरूरत नहीं है यहाँ पे बस उतना जरूरत, हम जितना जरूरत है बस उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं राइट टू इक्वालिटी। इक्वालिटी मतलब क्या, समानता। ओके, सो आपको समानता का अधिकार मिलता है, यानी कि जितने भी सारे सिटीजन्स है इंडिया के सब सेम है फॉर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर आदमी का इक्वल पोजीशन। ठीक है, हालांकि आप इकोनॉमिकली ज़्यादा पैसेवान हो सकते हैं या फिर आपके पास ज़्यादा मैन पावर हो सकते हैं इन बैकग्राउंड। ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप सेम ही है, आपके पीछे जो खड़ा है वो भी सेम है, आपके आगे जो खड़ा है वो भी सेम है, लाइक दैट ओनली। ओके, सो राइट टू इक्वालिटी में यहाँ पे क्या लिखा गया है देखो, द रूल ऑफ लॉ इज द फंडामेंटल ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी।
ओके। सो इंडियन डेमोक्रेसी के लिए जो रूल ऑफ लॉ है ना वो फंडामेंटल है, क्योंकि यहाँ पे जो रूल बनता है ना उसी के हिसाब से शासन चलता है आपका। ओके। सो आपका जो रूल बनेगा उसी के हिसाब से शासन चलेगा। अगर आपका रूल के अगेंस्ट में कुछ होता है तो आप डायरेक्टली जाते हो ना जुडिशरी सिस्टम का हेल्प लेने। ओके। सो यहाँ पर वो एक बेसिक चीज है, मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड जिसे बोलते हैं ना, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। और वहां पर पूरा टोटल आपका लॉ का ही रूल चलता है। और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते अगर आपका सही से न्याय व्यवस्था, सही से आपका रूल रेगुलेशन नहीं रहा तो उसको कंट्रोल करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। ओके। सो आपको पता है कि इंडिया एक काफ़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। ओके। सो डेमोक्रेसी दैट स्टेट्स दैट द लॉज अप्लाई इन सेम मैनर टू ऑल। जो भी रूल्स रेस्ट्रिक्शन बनाए जाएंगे, ठीक है, रूल रेस्ट्रिक्शन मतलब जितने भी सारे कॉन्स्टिट्यूशन में रूल रेस्ट्रिक्शन है वो सब पे लागू होंगे। ओके। इक्वाली भी, वो ऊपर से इक्वाली भी। हाँ, वो पर्सनल लॉ अलग बात है, ठीक है, क्योंकि काफी बार बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर पर्सनल लॉ होता है, हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ। वो पर्सनल लॉ एक अलग बात है। वो पर्सनल लॉ इसीलिए है कि आपका जो रिलीजियस, जो आपका विधि यहाँ है, विधान है, ये सब चीज़ें हैं, इसके वजह से वो पर्सनल लॉ लाई गई है। बस आपका कुछ चीज़ों तक वो लिमिटेड है पर्सनल लॉ, मतलब जैसे मैरिज हो गया, या फिर आपका जो है जो क्या बोलते हैं उसको, और डेथ से रिलेटेड, और बाकी सब बहुत सारा जो होता है ना आपका रिलीजन वाइज अलग अलग होता है, वो सब के लिए। नहीं तो बाकी सब जो चीज़ें हैं ना वो सब इसमें आता है। तो आपका क्या होता है कि जो मैनर्स, मतलब जो सेम मैनर में सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन स्टेटस है। पर्सन का स्टेटस यहाँ पे नहीं दिखा जाएगा, बस देखा जाएगा वो पर्सन है कि नहीं, हाँ पर्सन है तो फिर एप्लीकेबल है। It means that the prime minister of the country or a poor farmer in a remote village is subject to the same law and equal treatment। ये तो काफ़ी अच्छी बात है। आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो हमारा जो देश है, ठीक है, हमारा जो देश है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो है, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो रूल्स एप्लीकेबल होंगे वही रूल्स रिमोट विलेज में एक छोटा सा फार्मर के ऊपर भी एप्लीकेबल होंगे। यानी कि अगर प्राइम मिनिस्टर क्राइम करता है तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया जाएगा। एक फार्मर, छोटा सा फार्मर, वो कुछ गलत करता है तो भी सेम एक्शन ही लिया जाएगा। ओके। सो अकॉर्डिंग टू क्राइम लेवल उसको पनिशमेंट ही होगा। सो वही चीज मैं बोलना चाहता हूँ, मतलब एक पूरा ऊपर लेवल और पूरा नीचे लेवल दोनों को देखें, दोनों सेम नजरिए से देखता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये भी आदमी है, वो भी आदमी है, स्टेटस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर आता है आपका आर्टिकल 14, दैट इज राइट टू इक्वालिटी, यहीं से शुरू होता है आर्टिकल 14 से। सो यहाँ पर क्या लिखा है गया है, देखो, आर्टिकल 14 स्टेट्स दैट द गवर्नमेंट शाल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विच मीन्स, मतलब क्या है कि ये जो आर्टिकल 14 बोल रहा है यहाँ पे, गवर्नमेंट शाल नॉट डिनाई, मतलब गवर्नमेंट मना नहीं कर सकता है कोई भी पर्सन को इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, ये मतलब लॉ के बिफोर में इक्वालिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, वो मना नहीं कर सकता, हाँ इसके लिए अलग, उसके लिए अलग, ऐसा नहीं होता है। और ऊपर से क्या चीज़ है कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस, ठीक है, और दोनों के लिए ही आपका स्टेटस क्या है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो है प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है ना वो होनी चाहिए, मतलब आप जो भी लॉ लाए हैं कंट्री में वो सबके लिए सेम होनी चाहिए, उसका प्रोटेक्शन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि लॉज अप्लाई इन द सेम मैनर, सबके लिए सेम ही एप्लीकेबल होगा लॉज। नो पर्सन इज अबव द लॉ, कोई भी पर्सन लॉ के ऊपर नहीं होता, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, मतलब यहाँ पे लॉ के नीचे सब काम करते हैं, लॉ के ऊपर कोई नहीं है यहाँ पे। फिर क्या है कि एवरी सिटीजन इज सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज एंड सेम ट्रीटमेंट, सबको, सबके लिए सेम लॉ एप्लीकेबल है और सबको सेम ट्रीटमेंट ही दिया जाएगा। ओके। सो फॉर एग्जांपल आपका जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि प्राइम मिनिस्टर जो गलत कर रहा है, वो विलेज में एक फार्मर है वो भी गलत कर रहा है, तो दोनों का अगर गलती सेम है तो सजा भी सेम ही मिलेगा।
ओके। सो इन रिस्पेक्टिव स्टेटस, स्टेटस के हिसाब से उसको माफ नहीं कर दिया जाएगा या सजा कम नहीं कर दिया जाएगा, सेम टू सेम। नेक्स्ट क्या है, नो पर्सन कैन लीगली क्लेम एनी स्पेशल ट्रीटमेंट और प्रिविलेज ऑन एनी ऑफ द ग्राउंड। कोई भी व्यक्ति अगर मतलब उसका कोर्ट में केस चल रहा है वगैरह जो भी, तो वो वहाँ पे स्पेशल ट्रीटमेंट, हालांकि उसका स्टेटस काफ़ी हाई होगा, लेकिन वो मतलब वो स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए ऐसा नहीं बोल सकता कि मेरा तो स्टेटस काफ़ी हाई है, आप इतना ज़्यादा पनिशमेंट नहीं दे सकते, आप मेरा पनिशमेंट थोड़ा कम कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप गलती किए हैं और उसी गलती के हिसाब से जो सजा है वो आपको भुगतना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, लॉ मेक्स नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल लीडर और ए गवर्नमेंट ऑफिशियल और ए ऑर्डिनरी सिटीजन। वो यहाँ पर लॉ किसी को डिस्टिंग्विश नहीं करता कि ये अलग है वो अलग है, मतलब कोई गवर्नमेंट में जॉब कर रहा है तो वो अलग है, या फिर कोई पॉलिटिकल लीडर है उसके लिए अलग लॉ है और जो वो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसके लिए अलग लॉ है, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए सेम ही है, ये एप्लीकेबल है। फिर है आपका आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 तो आपको पता है कि आपका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी रेस से आप बिलोंग करते हैं, या कोई भी कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ से बिलोंग करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं बनता, बस आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब क्या, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हाँ वो लड़की है उसको दे दीजिए और ये लड़का है इसे मत दीजिए, तो ये सेक्स के बेस में हो गया, या फिर कास्ट के बेस में, हाँ वो लोअर कास्ट वाला है उसको मत दीजिए, या ये हायर कास्ट वाला है इसे दे दीजिए, ऐसा नहीं होता है। ओके, सो दीज आर दी मतलब क्या है कि आपका अगेंस्ट दी डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेट हो रहा है यहाँ पे, मतलब आपका इन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो इसके अगेंस्ट भी आप जाके केस कर सकते हैं कि आपको डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। फिर क्या है कि दी फर्दर, ये आर्टिकल 15 और क्या बताता है देखिए, फर्दर एनहांस्ड द राइट ऑफ इक्वालिटी बाय प्रोवाइडिंग एवरी सिटीजन हैव इक्वल एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। हाँ, ये एक चीज़ है कि इसमें और एक चीज़ लिखी गई, क्योंकि आर्टिकल 15 में बहुत सारे क्लॉजेस हैं, अभी हर क्लॉजेस लिखेंगे तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी और उसको एक्सप्लेन करते करते काफ़ी लंबा हो जाएगा क्लास। सो यहाँ पर बेसिकली मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो जितने भी सारे पब्लिक मतलब प्लेसेस हो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या जितने भी सारे पब्लिक चीज़ें हैं, उसके ऊपर किसी का भी अधिकार नहीं होता है, वो सब इक्वली यूज़ कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी रेस से हो, किसी भी सेक्स से हो, किसी भी रिलीजन से हो, कहीं से भी हो, लेकिन सब इक्वली उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है देखो, शॉप्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, सिनेमा हॉल्स, ओके, सो उसको इक्वाली वो कर सकता है। लाइक आपको पता है कि हमारा जो है कैटेगरीज है, लाइक जनरल, ओबीसी, एसटी एंड एससी, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि आप कोई भी वर्ग से बिलोंग करते हैं, लेकिन आप उसको इक्वाली यूटिलाइज कर सकते हैं, शॉप हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो या सिनेमा हॉल हो। उसी तरीके से पब्लिक आपका जो है यूजेस हो गया, जैसे कि आपका जो कुआं हो गया, या फिर कहीं से पानी लाना होगा, या फिर कहीं रोड में जाना होगा, या फिर प्लेग्राउंड में कहीं पे खेलने जा रहे हैं आप, तो वहाँ पर भी क्या होगा कि आपको पूरा फ्रीडम होगा, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप खेल सकते हैं, या फिर वहीं पे काम कर सकते हैं, पानी ले सकते हैं वगैरह, क्योंकि ये पहले टाइम में होता था ना, वो तो अनटचेबिलिटी बोलते हैं, उसके बारे में थोड़ा आगे हम बोलेंगे। सो ये अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसको हम छुआछूत जो बोलते हैं ना, वही, तो वो निचले स्तर का है तो उसे नहीं छुएंगे हम, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको एक्चुअली यहाँ पर मना गया है स्ट्रिक्टली कि आप ऐसा नहीं कर सकते पब्लिक प्लेस में। आपका सपोज कोई कुएं से पानी ले रहा है, तो आप उसको मना नहीं कर सकते तुम कुएं से क्यों पानी ले रहे हो, वो पानी सबके लिए है, ठीक है, क्योंकि जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। सो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 16, जिसमें लिखा गया कि क्या, आर्टिकल 16 स्टेट्स दैट स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जो नौकरी नौकरी के अगेंस्ट में भी किसी भी रेस, कास्ट, सेक्स के अगेंस्ट वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता कि हाँ ये इस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वो उस कास्ट से बिलोंग करता है तभी उनको जॉब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है, सबके लिए है। हाँ, रिजर्वेशन सिस्टम अलग बात है, लेकिन वो उसमें डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है, उसमें तो हो रहा है कि आपका जो हाँ, जो निचले स्तर का है, जो अंडर डेवलप्ड है, उनको डेवलप किया जा रहा है, इसलिए रिजर्वेशन सिस्टम आया।
नहीं तो बाकी सब सबके लिए जॉब, लेकिन इक्वली सबके लिए ओपन हो रहा है। ठीक है, चाहे वो जनरल हो, ओबीसी हो। आप देखे होंगे ना, जब भी जॉब पोर्टल खुलता है तो वहाँ पे क्या लिखा आता है कि जनरल इतना, जो ओबीसी इतना, फिर एसटी इतना, एससी इतना, तो सबको दिया जा रहा है जॉब। ऐसा नहीं है कि बस एक ही वर्ग को दिया जा रहा है, सबको दिया जा रहा है। सो यहाँ वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। फिर है आपका, और वो क्या है, आर्टिकल 16 लिखा है, गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता। ओके, सो एनी स्टेट कैन नॉट डू। ओके, सो फिर क्या है कि आर्टिकल 17 में क्या लिखा है कि एबॉलिश द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, वो बताया था, वो आर्टिकल 17 के तहत उसको एबॉलिश कर दिया गया। मतलब ये जो अनटचेबिलिटी है, उसको नहीं छूना है, उसको नहीं सामान देंगे, उसको छू के सामान नहीं देंगे, उसको नीचे रख देंगे कि ले ले। ठीक है, तो ये पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं कर सकते। ओके, सो आपको पब्लिक प्लेस में कोई आएगा सामान मांगेगा तो आपको सामान देना पड़ेगा उसको, जिससे रेस्पेक्टफुली देना है। ओके, सो ये था आपका आर्टिकल 17, राइट टू इक्वालिटी। उसके बाद है आपका राइट टू फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या, कि आप अपने हिसाब से कुछ काम कर सकते हैं, या फिर कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ये सब आता है आपका राइट टू फ्रीडम में। तो राइट टू फ्रीडम में आपको क्या देखने को मिलता है, देखिए, फ्रीडम मीन्स नो इंटरफेरेंस, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। ठीक है, आप कुछ करना चाहते हैं तो डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, इलीगल चीज़ें अलाउड नहीं है। राइट टू फ्रीडम को मतलब ये नहीं कि आप किसी को जाके मार दो या फिर किसी को हानि पहुंचाओ। ठीक है, गलत चीज़ें अलाउड नहीं है राइट टू फ्रीडम में, लेकिन सही चीज़ें जो है ना वो सब अलाउड है। तो यहाँ पर क्या है कि नो इंटरफेरेंस एंड एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रिक्शन, यहाँ पे कोई भी आपका रेस्ट्रिक्शन भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड वंस मैटर बाय अदर्स एंड वेदर इट इज द इंडिविजुअल और द गवर्नमेंट। ठीक है, इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, कोई भी आपको जाके रोक नहीं सकता कि आप क्यों कर रहे हैं, ऐसे आपको अलाउड नहीं है। ओके, सो फ्रीडम मतलब पूरा आपको खुल्लम खुल्ला छोड़ दिया गया है, आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। आपको कोई जाके डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई जाके नहीं रोकेगा। सो उसमें क्या क्या आता है, देखिए, ये आर्टिकल 19 है। ओके, सो दिस दिस कम्स अंडर आर्टिकल 19, द फ्रीडम। तो इसमें क्या क्या है, देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन मतलब आप अपनी मन की बात रख सकते हैं, या फिर आप कुछ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, लेकिन दैट शुड नॉट बी इंसल्टेटिव। ओके, सो अगर आपका इंसल्ट टाइप का या किसी को हानि पहुंचाने टाइप का या किसी को भावना को ठेस पहुंचाने जैसा चीज हो रहा है, तो फिर आपका अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। नहीं तो राइट टू एक्सप्रेशन, आप अगर रास्ते में खड़े हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो कोई कुछ नहीं आपको बोलेगा। ठीक है, उसमें कोई आपको नहीं बोलेगा। लेकिन आप अगर जो जो मतलब कहीं पे रास्ते में खड़े हैं, कोई लड़की जा रही है, तो आप क्या कर रहे हैं कि उसको पूरा मतलब इंसल्ट करना टाइप कुछ चीज़ें आप दिखा रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा चीज़ बोल रहे हैं जिससे कि मतलब अब्यूसिव टाइप। ओके, आपके मन में हो, लेकिन आप अब्यूसिव टाइप उसे बोल रहे हैं और उनको लग रहा है ये खराब लग रहा है, सो दैट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ फ्रीडम एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, वो उसमें नहीं जाता है। सो आपको राइट टू फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन किस चीज़ के लिए दिया गया है, कि आप अपनी जो बात है गवर्नमेंट तक पहुंचा सके, गवर्नमेंट के पास रख सकते हैं, या फिर आप अपना जो गुस्सा है उनको दिखा सकते हैं थ्रू, आप जो करते हैं स्ट्राइक करते हैं, ये सब दोज आर एक्सप्रेशंस। ओके, नेक्स्ट है आप क्या, आपका क्या है कि राइट टू फॉर्म असेंबली इन पीसफुल मैनर। ठीक है, असेंबली मतलब आप ग्रुप बना सकते हैं, कि कोई भी चीज़ गलत हो रहा है तो वहाँ पे आप ग्रुप बना सकते हैं और एक मोर्चा निकाल सकते हैं गवर्नमेंट के पास जाके वो बात रखने के लिए, लेकिन पीसफुल वे में। इसका मतलब पीसफुल का मतलब कि ये है कि आप बिना हथियार के जाएंगे। अगर हथियार लेके गए तो फिर आप रेबेलियन डिक्लेयर कर दी जाओगे। ठीक है, आर्म मतलब आर्म्ड कोई चीज़ आप नहीं ले सकते। आप सीधा पूरा पीसफुल तरीके से जाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, और जब जो गवर्नमेंट आपकी बात सुनेगी उसके बाद आप रिटर्न आएंगे। लेकिन आप अगर हिंसा किए या फिर कोई भी रूल जो है, रिस्ट्रिक्शन है, उसको तोड़ने की कोशिश किए, तो फिर वो इसका अगेंस्ट में ही जाता है। नेक्स्ट क्या है कि राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस। ठीक है, एसोसिएशन यूनियन आप फॉर्मेशन कर सकते हैं, लाइक लेबर यूनियन हो गया, ऑटो एसोसिएशन हो गया, ऐसे कुछ यूनियंस और एसोसिएशन आप बना सकते हैं, जिसके में क्या होगा कि
जितने भी सारे लोग उसमें जुड़ेंगे उनका भी सामूहिक रूप से क्या होगा कि एडवांटेज, मतलब एडवांटेज नहीं बोल रहा हूँ, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि अगर कोई यूनियन बनता है तभी जब उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो पूरे यूनियन तरफ से जाता है, गवर्नमेंट को सुनाते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है, आप ये प्रॉब्लम को थोड़ा उसमें उसको नज़रअंदाज मत कीजिए, उसको थोड़ा उसके ऊपर नज़र डालिए, ये सब चीज़ें होती हैं। सो ये एक एडवांटेज है, एसोसिएशन या यूनियन आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, कंट्री में कहीं भी आप घूम सकते हैं। हाँ, मिलिट्री द्वारा जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे आप नहीं घूम सकते, नहीं तो बाकी भी जितने भी सारे इलाका है जिसमें कि गवर्नमेंट को घूमने की पूरा खुला अनुमति दिया है आपको, आप आराम से घूम सकते हैं, कंट्री में कहीं पे भी आप घूम सकते हैं। लेकिन जो रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया होते हैं जिसमें कि आपका जान का खतरा होता है, और कुछ जगह ऐसा होता है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मतलब जो जंगल है वगैरह है उसमें जानवर हैं, तो जिससे कि आपका लाइफ को भी हार्म होगा, उनको भी हार्म होगा, तो वो सब एरिया रिस्ट्रिक्टेड है। नहीं तो बाकी सब एरिया में आप घूम सकते हैं, जितने भी सारे सब पब्लिक एरिया है, सब के सब थ्रू आउट द कंट्री। कंट्री में कहीं पे भी आपको कोई भी पासपोर्ट नहीं मांगेगा, कोई भी आधार कार्ड नहीं मांगेगा, कोई भी आपको वोटर आईडी कार्ड नहीं मांगेगा। नेक्स्ट क्या है कि राइट टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, कहीं पे भी आप रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ का कोई स्टेट का डोमिसाइल हूँ, डोमिसाइल मतलब वहाँ पे जो लोकल रेसिडेंट सो हूँ, तो अदर स्टेट में नहीं रह सकता। ये पहले लागू होता था जम्मू कश्मीर में, लेकिन अभी इसको अबोलिश कर दिया गया है, यानी कि आप जम्मू कश्मीर में जा सकते हैं, वहाँ पे जगह खरीद के रह सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। सो राइट टू रिसाइड एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट है क्या है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन। मैंने बताया था आपको फ्रीडम में आपको प्रोफेशन आता है, मतलब आप कोई भी प्रोफेशन चूज कर सकते हो। पहले क्या होता था कि पहले के टाइम में आपका जो है कास्ट है ना, उसी के हिसाब से आपको क्या होता है कि प्रोफेशन चूज करना पड़ता था, आपकी मर्जी हो ना हो, आप कोई अदर प्रोफेशन चूज नहीं कर सकते। ये राजा महाराज का टाइम में मैं बात बोल रहा हूँ। लेकिन अभी क्या है कि इंडिपेंडेंट इंडिया में पूरा आपको पूरा हक है कि कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। आपको अच्छे टीचिंग अच्छा लगता है तो आप टीचिंग कर सकते हैं। अगर आपको क्या करता है आपको फॉर एग्जांपल क्या है कि आपको ड्राइविंग अच्छी लगती है तो ड्राइविंग आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, आपको इंजीनियरिंग अच्छी लगती है इंजीनियरिंग कीजिए, आपको डॉक्टरी अच्छी लगती है डॉक्टरी कीजिए, कोई भी प्रोफेशन आप चूज़ कर सकते हैं। सो आप कुछ भी कर सकते हैं, लाइक ऑक्यूपेशन हो गया, ट्रेड हो गया, बिजनेस हो गया, आप कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो हाउएवर देयर आर सिटीजन्स रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, बताया था आपको ना कुछ जगह पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, मैंने बताया था रिस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ पे रीजनेबल है, क्योंकि आपकी ही जान को वहाँ पे खतरा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने वहाँ पे आपको जाने के लिए मना कर रहा है। ओके, और जो मिलिट्री वाला एरिया है ना, वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट के बेसिस में, क्योंकि लोग जाएंगे फोटो मोटो फिर सेल्फी वगैरह खींचेंगे, लेकिन हमारा जो आर्मी का स्ट्रैटेजी है वो ओपोजिट, मतलब जो एनिमी कंट्री है उसको पता चल जाएगा, इसीलिए क्या करते हैं कि वहाँ पे रेस्ट्रिक्ट करते हैं। और अगर कुछ जगह पर छोड़ा भी जाता है तो वहाँ पे फोटो खींचना अलाउड नहीं है। ओके, और फिर क्या होता है कि राइट टू फ्रीडम में आपका होता है द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम शुड नॉट कॉज पब्लिक नॉसेंस। ये सब मैंने बता चुका हूँ आपको ऑलरेडी, ठीक है, फ्रीडम में आपको बता चुका हूँ कि क्या क्या है उसमें। अच्छा, ये सब बता चुका हूँ, आपका कोई भी मतलब एक गलत तरीके से उसको आप यूज़ नहीं कर सकते एक्सप्रेशन को, या फिर दिस फ्रीडम ऑफ वन शुड नॉट वायलेट अदर्स राइट टू फ्रीडम, मतलब आप ऐसा कुछ काम करेंगे किसी दूसरे का राइट टू फ्रीडम छिन जा रहा होगा, ऐसा भी आप काम नहीं कर सकते। एंड फ्रीडम इज नॉट अनलिमिटेड राइट टू डू व्हाट वन वांट्स, जैसे कि मैंने बताया कि आप जो भी चाहे, ऐसा नहीं है, आप जो भी लीगल चीज़ें हैं वो कर सकते हैं और किसी दूसरे का हैम्पर नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा चीज़ नहीं कि जो मन में आया वो कर लेंगे, उसमें कुछ चीज़ें ऐसा हो सकते हैं जो कि क्राइम के अंदर आता है। ओके, तो वो चीज़ आप नहीं कर सकते। एंड अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मतलब क्या है पता है आपको, कि कुछ लोग ऐसा होते हैं कि जो देश में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकते हैं या फिर लोगों को भड़का सकते हैं, उन लोगों के लिए फ्री जो राइट टू फ्रीडम है ना, उसको थोड़ा कर्टेल होता है। जब आपको क्या होता है कि
आपको पूरा 24 घंटे आपके ऊपर नज़र रखा जाता है, सो लाइक दैट ओनली। सो क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा हुआ है ऑलरेडी पहले कि लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन देके भड़काया गया है, इसके वजह से ये चीज़ भी डाला गया है कि आप मन मर्जी का कुछ भी नहीं कर सकते और लोगों को गलत डायरेक्शन में भी क्या है कि भड़का नहीं सकते। इसलिए कुछ लोगों को ये जो राइट टू फ्रीडम है ना, उसको मतलब ले ली जाती है कभी कभी। The Honorable Supreme Court of India has explained the freedom in Article 21 as, ये आर्टिकल 21 में जो फ्रीडम क्या है वो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे बताया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया है? नो सिटीजन कैन किल्ड अनलेस द कोर्ट हैज ऑर्डर्ड डेथ सेंटेंस। कोई भी आदमी को आप मार नहीं सकते, अगर कोर्ट ने नहीं सुना है तो उसको डेथ सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट क्या है कि नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड और डिटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर अनलेस ही हैज प्रॉपर प्रॉपर लीगल जस्टिफिकेशन। अगर वो लीगली कोई गलत काम नहीं किया है तो उसको आप डिटेन नहीं रख सकते, पुलिस ऑफिसर भी डिटेन नहीं रख सकता है विदाउट प्रॉपर एविडेंस। ठीक है, जस्टिफिकेशन जो कि जस्टिफाई कर रहा होगा कि वो गलत किया है, तब तक पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकता। ओके, सो ये चीज़ें आपको लिखा गया है वहाँ पे आर्टिकल 21 में। और क्या है? एज पर द गाइडलाइंस सेटल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ए पुलिस ऑफिसर व्हाइल अरेस्टिंग ए पर्सन हैज टू फॉलो सम प्रोसीड्यूर्स। ठीक है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर रहा है तो कुछ प्रोसीजर होता है, उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि क्या है? The police officer is duty bound to inform the person in case of his arrest, the reasons of his arrest and detention, and the person so arrested has right to know the reason of his arrest। मतलब कोई भी पर्सन का आपको अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका रीज़न आपको दिखाना पड़ेगा, किस वजह से उसका अरेस्ट कर रहे हैं। ऊपर से उसका जो घर बार है, रिलेटिव है, जो भी है, उनको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रास्ता में चल रहा है उठा के ले गए जेल में डाल दिए, ऐसा नहीं है। आपको इन्फॉर्म करनी चाहिए उनके घर को कि हाँ मैं ये ऐसा गलत काम किया है जिसके वजह से कि इसको जेल में हम लेके जा रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, वो इन्फॉर्म करनी चाहिए। नेक्स्ट और की एक चीज़ क्या है कि इट शैल बी ए ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर टू प्रोड्यूस द अरेस्टेड पर्सन नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स। ठीक है, जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे ना उनको मैंने मतलब ये क्या है कि 24 आवर्स के बीच में उसको लेके वहाँ पे पहुँचाया जाएगा। ठीक है, मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका जो है जो पनिशमेंट क्या होगा वो डिसाइड करेंगे, पुलिस अफसर नहीं। तो पुलिस अफसर का काम ये है कि मजिस्ट्रेट के पास लेके विद इन 24 आवर्स में उसको सबमिट करेगा। ओके, सो उसके बाद जो मजिस्ट्रेट होंगे वो बताएंगे कि एक्चुअली में चीज़ क्या है और उसी के हिसाब से उसको क्या सज़ा मिलेगी। अगर वो उसका कोई गलती नहीं है तो 24 आवर्स के अंदर ही पुलिस को उसको रिहा करना पड़ेगा, नहीं तो मजिस्ट्रेट के पास लेके सबमिट करना पड़ेगा। एंड द अरेस्टेड पर्सन हैज़ द राइट टू कंसल्ट ए लॉयर। ये तो है, आपका जो अरेस्टेड पर्सन हो गया ना उसके पास ये राइट है कि वो एक लॉयर आपके अपने डिफेंस में चूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी को उठा लिए और जेल में डाल दिए, फिर उसको कोर्ट फॉरवर्ड कर दिए और कोर्ट में फिर उसको सजा सुना दिया। वो भी अपना लॉयर हायर कर सकता है। ठीक है, और कोई भी मतलब पर्सन अगर उसको डिटेन रखा गया है तो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के बाद वो उसको चांस दिया जाता है कि वो अपने लिए कोई लॉयर, मतलब ऐसा नहीं कि वो बाहर घूम सकता है, वो अपना अपने लिए एक लॉयर मतलब लड़ने के लिए वो चूज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, भली बात ही पता होगा, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या है कि शोषण। ठीक है, मतलब किसी को मतलब ज़बरदस्ती उससे कुछ चीज़ लेना और उससे प्रॉब्लम में डालना, ये सब क्या है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, आपका एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट में क्या क्या राइट्स है देखिए।
द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स distinct and clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. सोसाइटी में जो भी सारे वीकर सेक्शन है उसके ऊपर एक्सप्लॉइटेशन को लेकर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें किया है, और कॉन्स्टिट्यूशन भी ये सब मतलब डिफाइन करता है कि किस तरीके से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, काफ़ी बार वीकर सेक्शन पर जो है इकोनॉमिकली रिच हैं उनका काफ़ी बार दबाव पड़ जाता है और वो ज़बरदस्ती उनसे लेने चले जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि वीकर सेक्शन और भी वीकर हो जाते हैं। ओके, तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस एज इविल और डिक्लेयर्स देम इलीगल। ठीक है, मतलब ये चीज़ों को इलीगल डिक्लेयर किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्या क्या है? ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब जो होता है ना गाड़ी में भर भर के जो लड़का लड़कियों को लिया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर, बहुत सारे इलीगल काम कराने के लिए, और नहीं तो बिना पैसे के काम कराने के लिए, जिसको दादन बोलते हैं। तो इस चीज़ जो है ना इसको रेस्ट्रिक्ट किया गया है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आप ज़बरदस्ती किसी को नहीं ले जा सकते कि काम कराने के लिए या फिर कुछ भी कराने के लिए। ठीक है, वुमेन ट्रैफिकिंग आप तो सुने होंगे, काफ़ी बार होता है। लड़कियों को उठा ले जाते हैं और अलग जगह पे अलग काम पे लगा देते हैं। लड़कों को ऐसे उठा ले जाते हैं और कहीं पे बिना पैसे में काम में रख लेते हैं, और वो काम कराते हैं, पैसा नहीं देते हैं, या फिर उसका जो हेल्थ वगैरह है उसका भी ध्यान नहीं रखा जाता। ये सब चीज़ें हैं। दोज आर बिलोंग टू वुमेन ट्रैफिकिंग। चिल्ड्रेन भी होते हैं, बच्चे लोग भी ऐसे ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वहाँ पे उसको कुछ भी पता नहीं होगा, एक होटल में लेके रख देंगे, वो काम करता रहेगा बैठ के, और पैसा बच्चे को नहीं देंगे। वो जो लाके दिया ना ब्रोकर होगा उसको दे देंगे, दलाल जिसको बोलते हैं सिंपल सी भाषा हिंदी में। नेक्स्ट क्या है कि फोर्स्ड लेबर और बेगर इन एनी फॉर्म इज इलीगल एंड प्रोहिबिटेड। beggar work or services without remuneration which is called as bounded labor if practice runs through the life of the worker। ठीक है, मतलब क्या है कि फोर्स्ड लेबर जो है, ओके, और या फिर जो बेगिंग है, उसमें क्या होता है कि आप इलीगली जाके मतलब किसी को जाके फोर्स करके उसको नहीं बैठा सकते। तुम भीख मांगो और तुम्हारा पैसा हम ले जाएंगे, या फिर तुम जाके काम करो तुम्हारा पैसा हम ले जाएंगे। सो दीज आर दी फोर्स्ड लेबर एंड बेगर। ठीक है, और ये सब चीज़ें क्या है कि इलीगल है। नेक्स्ट, चाइल्ड लेबर तो आपको पता है कि कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। अगर उसका एज 14 से बिलो है तो आप कहीं पे भी काम पे नहीं रख सकते उसे। ओके, अनटिल वो 14 प्लस एज का हो जाए, उसके बाद आपको उसकी मर्जी से, उसके बाद भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, उसकी मर्जी से आपको लेके कहीं पे काम करा सकते हैं और उसको वेतन दे सकते हैं, यानी कि पैसा देंगे। ओके, सो ये सब चीज़ें हैं आपका जो है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और एक चीज़ यहाँ पे है, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एनेक्टेड लॉज टू इम्प्लीमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट that prohibits the children below 14 years age from working hazardous industries such as बेडी मेकिंग और फायर क्रैकर्स मैचेस। ठीक है, जिसके उसका क्या है कि शरीर को क्षति पहुंचेगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोहिबिटेड है। इस जगह पे आप लेके 14 ईयर से बिलो चाइल्ड को काम नहीं करा सकते हैं। अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको हेवी क्या है कि फाइन आपको देना पड़ेगा, ऊपर से आपको इम्प्रीजमेंट भी हो सकता है, क्योंकि आपने छोटे बच्चे को लेके ऐसे हाजार्डस कंडीशन में इंडस्ट्री में आपने काम कराया। फिर है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। रिलीजन मतलब धर्म, कोई भी धर्म आप ले सकते हैं, और ये टोटली अप टू यू, क्योंकि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है। सेक्युलर का मतलब पता है ना, इसका कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, मतलब स्टेट धर्म। जैसे कि कुछ कंट्री का होता है स्टेट रिलीजन, लाइक इस्लाम, बुद्धिज्म या फिर क्रिश्चियनिटी, ऐसा होता है बहुत सारे कंट्री का। जैसे कि आप हमारे नियरेस्ट कंट्री ले लीजिए, बांग्लादेश हो गया आपका, पाकिस्तान हो गया, ये सब क्या है कि आपका इस्लामिक मेजोरिटी कंट्री है, इसलिए उनका नेशनल रिलीजन जो है इस्लाम है। या फिर म्यांमार लीजिए, बुद्धिज्म। ओके, सो ये सब क्या है कि आपका सेक्युलर कंट्री नहीं है, लेकिन इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्टेट रिलीजन नहीं है। यहाँ पे हर रिलीजन को इक्वली इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और ये फंडामेंटल राइट में किस आर्टिकल से किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है। और इसमें क्या है कि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज लिबर्टी टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपागेट द रिलीजन दैट ही एंड सी बिलीव्स इन। मतलब
कोई भी किसी भी रिलीजन को बिलीव करता है तो वो उसको प्रैक्टिस कर सकता है, या फिर उसको एज ए प्रोफेशन भी ले सकता है, या फिर प्रोपागेट मतलब किसी को बता सकता है इस रिलीजन क्या है क्या नहीं, लेकिन किसी को फोर्स नहीं कर सकते हाँ तुम ये रिलीजन ले लो, या जबरदस्ती लेके उसको उसका धर्म परिवर्तन जो होता है ना, ये सब चीज़ें हमारा रिस्ट्रिक्टेड है इस राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर। एवरी सेक्ट ऑफ रिलीजियस ग्रुप इज फ्री टू मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स। ठीक है, जो होता है ना रिलीजियस अफेयर्स, लाइक आपका कोई पूजा हो गया या फिर कोई त्योहार हो गया तो आप आराम से सेलिब्रेट कर सकते हैं, कोई भी आपको जाके नहीं रोकेगा या फिर आपको ज़बरदस्ती उसमें नहीं ये करेगा। ठीक है, सब अपना अपना करेंगे। The right is in the form of restriction upon the government not to compel any person to pay any tax for the promotion and maintenance of the particular religion or religious institution। कोई भी religious institution maintain कोई कर रहा है या फिर कोई भी रिलीजन को वो क्या कर रहा है कि प्रमोट कर रहा है, तो उसको आप कोई भी स्पेशल टैक्सेस चार्जेस ऐसा नहीं लगा सकते हैं आप। ठीक है, नहीं तो ये क्या हो जाएगा कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट हो जाएगा, उसका जो मर्जी है वो कर रहा है, उसमें आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्या है कि इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रन और एडेड बाय द गवर्नमेंट नाइदर एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कैन बी इम्पार्टेड नॉर कैन एनी पर्सन compelled to take part in the religious instructions or to attend the religious worship। मतलब जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है ना, उनको ये अधिकार नहीं है कि वो जाके कोई पर्टिकुलर रिलीजन्स का इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दे, अदर रिलीजन को इम्पोर्टेंस नहीं दे, ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर धर्म उठा के नहीं बोल सकते वो, क्योंकि जो विद्या होता है वो सबके लिए होता है। अभी राइट टू एजुकेशन इसके बाद पढ़ेंगे ना, उसमें है। तो ऐसा नहीं कर सकते आप, कोई भी गवर्नमेंट हो गया या फिर कोई भी जगह पे हो गया, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर बच्चों के ऊपर ये खराब असर पड़ता है कि हाँ रिलीजन वाइज फिर हो जाएगा, फिर ये उस रिलीजन का है वो उस रिलीजन का, फिर दंगा फसाद ये सब हो जाता है। इसलिए जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे आपको कोई भी रिलीजियस चीज़ों पर मतलब भाषण देना या फिर उसको ये करना प्रमोट करना या फिर कोई रिलीजियस वर्शिप ऐसा चीज़ें क्या है कि अटेंड करना इसमें अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। आपका जो कल्चर है उसको आप फॉलो कर सकते हैं, आप एजुकेशनल राइट्स मतलब आप एजुकेशन ले सकते हैं, उसमें कोई आपको नहीं रोकेगा। क्योंकि छोटे बच्चे को काफ़ी बार ऐसा होता है ना, उनको और रिलीजियस जो एजुकेशनल चीज़ एजुकेशन लेने के लिए मना करते हैं कि नहीं पैसा नहीं है। ये अभी तो गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया है, पूरा माइनर तक जो है आपका एजुकेशन है फ्री कर दिया है, यानी कि अप टू 8th क्लास आपका एजुकेशन पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है। किताब चाहे हो या फिर आपका उनका पोशाक हो, जो भी है वो सब आपका वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। इवन आपका मिड डे मील सिस्टम भी स्टार्ट किया गया है, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो गरीब बच्चे हैं वो जाएं स्कूल, पढ़ाई करें, एक वक्त का खाना उनको मिले। ओके, सो दी डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द विशेस ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी के ऊपर एक्चुअली हमारा जो डेमोक्रेसी है वो क्या करता है कि इज बेस्ड ऑन दी विशेस ऑफ द मेजोरिटी, मतलब मैक्सिमम लोग जो चाहते हैं उसी के ऊपर बेस्ड है। सो इन दिस सिस्टम द राइट एंड इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज नीड टू बी प्रोटेक्टेड। जब मेजोरिटी को देख रहे हैं तो माइनॉरिटी भी प्रोटेक्ट होनी चाहिए, नहीं तो माइनॉरिटी उसके अंदर कुचल के वैनिश हो जाएंगे। क्योंकि कुछ हमारे रिलीजन है जो कि माइनर होते हैं, सो उनको अगर हम इक्वली इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, एक टाइम ऐसा हो जाएगा वो रिलीजन ही नहीं रहेगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Therefore, the democratic country special protection provides for the language, culture and religion of the minorities। minorities का language, culture और religion के ऊपर स्पेशल जो है ना जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जो है हमारा कंट्री। नेक्स्ट क्या है कि एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन्स विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैज़ द राइट टू कंजर्व इट्स लैंग्वेज कल्चर एंड रिलीजन। जिसका जो भी रिलीजन है, जो भी कल्चर है, जो भी लैंग्वेज है, उसका राइट है कि वो उसको प्रोटेक्ट करे या कंजर्व करे। ठीक है, आप उसको बोलते नहीं 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 आप ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, उसका रिलीजन में है तो वो करेगा।
नेक्स्ट क्या है कि आपका आर्टिकल 29 एंड 30 प्रोवाइड्स कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 29 और 30 ये दोनों क्या है कि आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, which states that all minorities, religious and linguistic groups having distinct language, script, culture of its own can set up their own educational institution। ठीक है, जिसका सब अलग अलग होता है ना माइनॉरिटीज का, वो खुद का जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं, जिसमें कि वो जो लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर के बारे में बताया जाएगा। ओके, सो दैट इज द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। नेक्स्ट है आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज मतलब क्या है कि ए पर्सन aggrieved by the violation of his or her fundamental rights can approach either to the Supreme Court under Article 32 or to the High Court according to Article 226। मतलब आपका अगर जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है तो फिर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अप्रोच करने का जो करेंगे उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल 32 में लिखा है, और जो हाई कोर्ट है उसके बारे में लिखाया गया है आर्टिकल 226 में। इसके तहत आप डायरेक्टली वहाँ पे केस कर सकते हैं और आपको आपका जो फंडामेंटल राइट है वो फिर आपको रिस्टोर कर दी जाएगी। ठीक है, मतलब आपको अवेल कर दी जाएगी, आपको अवेलेबल कर दिया जाएगा आपको। द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट in aspect of all fundamental rights and hence it is called right to constitutional remedies। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको right to constitutional remedy बोला गया है, क्योंकि अगर फंडामेंटल राइट आपका कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रहा है तो वो आपको फिर से दिलाना का काम क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन का है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। फिर क्या है कि अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अंबेडकर द राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे, क्योंकि अगर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स है, वो क्या है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर लोगों को सही से नहीं मिलेगा तो फिर देश में क्या होगा कि काफ़ी सारे डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो बोले हैं कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको बरकरार रखना काफ़ी जरूरी है। इफ समवन वायलेट्स समवन्स फंडामेंटल राइट्स देन ही एंड शी कैन अप्रोच आइदर हाई कोर्ट। ठीक है, बताया था आपको कि आप अगर किसी का फंडामेंटल राइट्स छीन रहे तो फिर जिसका जो छीन रहा है फंडामेंटल राइट ना, वो जाके सीधा केस कर सकता है आपके अगेंस्ट में। ओके, नेक्स्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट as case may be can issue orders known as rights and give directives to the government for the enforcement of fundamental rights। फिर क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ना, ये लोग ये जो बॉडीज है ना, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट करेंगे कि जो फंडामेंटल राइट्स को एनफोर्समेंट के बारे में वो पूरा डायरेक्ट करेंगे, किस तरीके से आपको करना है, क्या करना है, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को पूरा डायरेक्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ठीक है, क्योंकि जब भी कोई भी टाइप का चीज़ें इस तरीके से होता है तो वो सबसे पहले जो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करते हैं और क्या सही से हो सकता है वहाँ पे ये भी बताते हैं। नेक्स्ट क्या है कि कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। ओके, और ये चीज़ें क्या होता है कि इतना ज़्यादा क्वेश्चन में आता नहीं है, लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि आ जाता है। अब आ जाता तो हम क्या कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको भी पढ़ लेते हैं, लेकिन ये इतना ज़्यादा नहीं आता है एग्जामिनेशन में मोस्टली। ओके, और जब भी आता है ना स्टेटमेंट टाइप का आता है, मतलब हेपियस कॉर्पस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है, या फिर मैंडेमस के लिए, या प्रोहिबिशन एक्सेट्रा। ओके, सो यहाँ पे टोटल हम 5 जो है ना राइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया जाता है। सो एक है आपका हेपियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है? A right of habeas corpus means the court orders that the arrested person should be presented before the court। कोई भी पर्सन को आप अरेस्ट किए हैं तो उसको लेके कोर्ट में आपको हाजिर करेंगे विदिन 24 आवर्स, अदरवाइज उसको छोड़ देंगे। ओके, विदिन 24 आवर्स। एंड द कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर टू सेट फ्री an arrested person if the manner or grounds of arrest are not lawful or satisfactory।
अगर जिस ग्राउंड्स में आपको उसको अरेस्ट किए हैं या फिर आपको उसको मतलब अंदर किए हैं जेल के अंदर, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या फिर लॉफुल नहीं लग रहा है कोर्ट को, तो फिर वो उसका राइट है कि वो उसको छोड़ देगा, ठीक है, उसको कोई सजा नहीं होगा। नेक्स्ट है क्या, मैंडामस। मैंडामस का मतलब क्या है कि कोई पब्लिक अथॉरिटी ठीक से नहीं काम कर रहा है, ऑन दैट केस मैंडामस। so this right is issued when court finds a particular office holder is not doing legal duty। कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल वो अपना लीगल ड्यूटी सही से नहीं निभा रहा है, तो फिर आपका मैंडेमस आ जाता है। एंड दे आर बाई इन इन्फ्रिंगिंग इन्फ्रिंगिंग ऑन द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, जिसके वजह से क्या है कि एक पर्सन की जो इंडिविजुअल राइट है उसका हनन हो रहा है। सो वहां पर कोर्ट एक्शन ले सकता है, ठीक है, कि उस पर्सन को मतलब उसकी जो ड्यूटी है वो बता सकता है कि आपका ड्यूटी ये है, अब ये नहीं कर रहे हैं। मैंडेमस के बाद प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या है, दिस राइट इज इशूड बाय ए हायर कोर्ट लाइक हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट when a lower court has considered a case which is going beyond the jurisdiction। अगर लोअर कोर्ट में कोई केस बियॉन्ड दी जुरिस्डिक्शन जाता है, तो फिर क्या है कि हायर कोर्ट उसको क्या करते हैं कि उसको मतलब ये जो है प्रोहिबिशन उसको इशू करते हैं। मतलब आप अपनी जो जुरिस्डिक्शन है उससे बाहर जाके काम कर रहे हैं कोई लोअर कोर्ट, तो फिर ये जो हायर कोर्ट्स है ना वो इशू करते हैं उनके लिए, ठीक है। सो दिस राइट इज इशूड बाय द हायर कोर्ट लाइक हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट व्हेन लोअर कोर्ट इज कंसिडर्ड एज ए केस व्हिच इज बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जो कि उसके जुरिस्डिक्शन के बाहर है। फिर क्या है, क्या क्यूओ वारंटो। क्यूओ वारंटो क्या है, इफ ए कोर्ट फाइंड्स ए पर्सन इज होल्डिंग ऑफिस बट इज नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस। मतलब कोई पर्सन मतलब जिस तरीके से उसको ऑफिस होल्ड करनी चाहिए उस तरीके से नहीं, कोई गलत तरीके से लाइक चीटिंग तरीके से वो ऑफिस होल्ड कर रहा है, so on that case it issues a right to quo warranto and restricts the person from acting as an office holder। मतलब उसको रेस्ट्रिक्ट करता है कि आप गलत तरीके से ऑफिस होल्ड किए हैं, इस तरीके से आप ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक कहीं पे घूस दिया होगा या कहीं पे कुछ पैसा दिया होगा, इस टाइप का कुछ चीज़ें होता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ, या फिर कोई भी गलत तरीके से चीज़ें होता है कहीं पे पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट की वजह से होता है, तो फिर उसको कोर्ट डायरेक्टली नोटिस भेज सकता है कि आप इस ऑफिस होल्डर नहीं बन सकते हैं, आपको पूरा रेस्ट्रिक्शन ऊपर लेटर भेज सकता है। फिर है आपका सत्य सट्टियोरारी, ठीक है, सट्टियोरारी। ओके, सट्टियोरारी क्या है कि आपका जो अंडर दिस राइट ए हाई कोर्ट ऑर्डर्स ए लोअर कोर्ट और अनदर अथॉरिटी टू ट्रांसफर द मैटर पेंडिंग बिफोर इट टू दी हायर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। मतलब कहीं पे कोई केस काफ़ी पेंडिंग मतलब काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा है, वहाँ से सॉल्व भी नहीं हो पा रहा है, तो फिर क्या होगा कि हायर कोर्ट उसको ऑर्डर देगा कि आप ये केस को ट्रांसफर कर दीजिए कोई हायर अथॉरिटी को। दैट इज आपका है क्रेटियोरारी। ओके, सो क्रेटियोरारी जो है ना वही है। नेक्स्ट आपका है कि आपका जो कुछ बॉडीज फॉर्मेशन किया गया है, जैसे कि आपको पता है कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन और नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ये सब आपको क्या है कि अपार्ट फ्रॉम जुडिशरी ये सब जो बॉडीज बनाया गया है जो कि इंडिविजुअल राइट्स के लिए क्या करते हैं कि आपका जो छोटा मोटा लेवल का जो माइनॉरिटी वुमेन या फिर शेड्यूल कास्ट लेवल का जो केसेस हैं वो हैंडल करते हैं। एंड 1993 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया जो कि क्या देखेगा, दी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सॉरी उसमें कौन 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 है पहले देख लेते हैं। उसमें आपका जो फॉर्मर चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के वो होते हैं फॉर्मर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये सब वहाँ पे क्या होता है कि जजेस होते हैं। एंड टू और मोर मेंबर्स हु हैव द नॉलेज एंड प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंस मैटर रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स, ठीक है, और दो मेंबर्स होते हैं जो कि ये जो नॉलेज और प्रैक्टिस होनी चाहिए, एक्सपीरियंस कौन से फील्ड में, ह्यूमन राइट्स के फील्ड में उनका मैटर सॉल्व करने के लिए जो एक्सपीरियंस जो चाहिए होता है ना वो होनी चाहिए। ये सब चीज़ें क्या है कि आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफ़ी बार पूछ लेता है कि कौन कौन वहाँ पे मेंबर्स रहते हैं।
एंड आपका है एक्सपेंशन एंड स्कोप ऑफ फंडामेंटल राइट्स। देखिए फंडामेंटल राइट्स को और बेहतर बनाने के लिए गवर्नमेंट और भी कुछ चीज़ें किया है, जैसे कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाए, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट को आपको सिक्योर करने के लिए और कुछ एक्ट्स लाए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हो गया, आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया। ये सब चीज़ें क्या है कि लोगों को और भी मतलब वो अच्छे से उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, या फिर कोई भी चीज़ को सही से जानने के लिए राइट टू फ्रीडम ऑफ प्रेस, ठीक है, प्रेस वहाँ पे जाके वो क्या है मैटर वो पूरा पूरा देख सकता है। और फिर राइट टू एजुकेशन, सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, ये सब चीज़ें ना यहाँ पे आपको डाला गया है ताकि हर बच्चे को एजुकेशन मिले बिलो द 14 ईयर्स एज, एंड दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट तो मैंने बता दिया आपको, और राइट टू फूड, राइट टू लाइफ, ये आर्टिकल 21 के अंदर आता है आपका, मतलब उसको खाना मिलना चाहिए 2 वक्त का। और ये जो है राइट टू लाइफ, जिंदा बचना उसका भी राइट है, ठीक है, आप किसी को जाके मार दोगे ऐसा नहीं है, अगर कोर्ट के ऑर्डर है तो फिर आप मार सकते हैं, आप नहीं, मतलब कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से जो लोग उसके लिए अपॉइंट होंगे वही मार सकते हैं, आप नहीं मार सकते। कोर्ट ने फांसी का ऑर्डर दे दिया, आप लेके उसको कहीं पे फांसी लगा देंगे ऐसा नहीं है। गौर जो है ना कोर्ट का जो लोग होते हैं ना, वो उसी के हिसाब से, उसका ऑर्डर के हिसाब से वो लोग जाके वो काम करेंगे। ओके, तो ये सारा चीज जो है ना आपका फंडामेंटल राइट्स में आता है, और इसी के साथ आपका फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। धन्यवाद।